हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। मेरा नाम चंदन कुमार है और हम लोग अभी क्लास 12 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है डी एंड एफ ब्लॉक, अभी हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक। तो इसमें से जो हमारा पहला है डी ब्लॉक, हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं और ये डी ब्लॉक का आज लास्ट लेक्चर है। हम लोगों ने अब तक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना है इसमें से 3 टॉपिक्स पढ़ने में। पहला इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड इसी टॉपिक से रिलेटेड है हमारा। नेक्स्ट एलॉय ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं अपना इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल ये जो वर्ड है ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल जो वर्ड है इसे बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ना था सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में, ठीक है, जो कि अब क्लास 12 के सिलेबस से कट कर दिया गया है। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, वो फिजिकल केमिस्ट्री का ही चैप्टर था, राइट। तो हम बस इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये टॉपिक है क्या। देखो, कोई भी सॉलिड जो है, कोई भी जो सॉलिड होता है वो 2 प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी सॉलिड, कोई भी मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है, ठीक है, तो एटम से बना होगा, मॉलिक्यूल से बना होगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो सब्सटेंस है जिस पार्टिकल से बना है उस पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड 2 प्रकार के होते हैं, एक एमॉर्फस और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन, ठीक है। एमॉर्फस में क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स इसके रेंडमली अरेंज होते हैं, ठीक है। उसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है पार्टिकल्स का। एमॉर्फस सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है। बट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो सॉलिड मिलकर बना है, वो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बहुत ही अच्छे से होता है, ठीक है। पर्टिकुलर पैटर्न में सारे पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, ठीक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी फर्दर कई सारे ग्रुप में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट। मैं बस एक इसमें से 2D, ठीक है, 2D क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल लेता हूं। ये क्या है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें से मैं एक 2D क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स हमारे 2D सरफेस में अरेंज रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एलिमेंट लूं, फॉर एग्जांपल आयरन Fe का, ठीक है, लोहे का एक टुकड़ा है, और अगर वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसके पार्टिकल किस तरह से अरेंज रहेंगे। अगर 2D अरेंजमेंट उसका हम देखें तो पार्टिकल कुछ इस प्रकार से अरेंज रहेगा सारा का सारा। 2D क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये एग्जांपल मैंने लिया है। अब इसमें देखो पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर वे रो में सारे अरेंज है, ठीक है, सारे पर्टिकुलर रो में अरेंज है। तो इस तरह के एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, एक पर्टिकुलर पैटर्न में जब पार्टिकल्स अरेंज होते हैं तो उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, राइट। और इनमें से, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स अरेंज हैं, इनमें से जहां बीच में देखो यहां पे एक गैप तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहां पे गैप दिखाई दे रहा, ठीक है, ये देख रहे हो गैप, ये जो गैप यहां पे दिखाई दे रहे हैं ना, ये गैप, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के कई सारे टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। उन हर एक अरेंजमेंट में क्रिस्टलाइन सॉलिड के हर एक अरेंजमेंट में छोटा छोटा गैप रहता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने दिखा रहा, इसे हम कहते हैं वॉइड, ठीक है, वॉइड। और इसी को दूसरे शब्द में कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक। अब ये आयरन का एक सॉलिड का टुकड़ा है,
ठीक है, जिसमें आयरन के एटम सारे सारे अरेंज हैं। ठीक, अब इसमें जो खाली जगह है जिसे हम वाइड कहते हैं, जिसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, अगर यदि इन इंटरस्टिशियल स्पेस में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन जैसे छोटे एलिमेंट्स के एटम अगर आकर के यहाँ पे फिट हो जाएं, ठीक है, तो हम इसे फिर कंप्लीटली क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। बात समझ में आई? आयरन के कंपैरिजन में, आयरन की जगह पे हम यहां पे अब लिख देता हूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन का साइज बहुत ही छोटा होता है। इसीलिए जब इंटरस्टिशियल स्पेस में जब छोटे एटम आकर के फिट हो जाते हैं तो ये फाइनली जो कंपाउंड है ये कहलाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्योंकि इसमें किसी दूसरे एलिमेंट्स के एटम, स्मॉल एटम आकर के एडजस्ट हो गए। बस समझ, इंटरस्टिशियल कंपाउंड हम इसे कहते हैं। और इसके वजह से, ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड में, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज होता है वो काफी चेंज हो जाता है प्योर वाले कंपाउंड के कंपैरिजन में, राइट। सपोज करो कि ये जो सॉलिड है उसमें कोई भी इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई भी एटम अभी फिट नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है, वो प्योर किसी एक एलिमेंट का ही एक सॉलिड स्टेट में है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, और जब उसमें स्मॉल एटम उस इंटरस्टिशियल स्पेस में आकर के जब फिट हो जाएंगे तो जो बाद में बना हुआ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है उसकी जो प्रॉपर्टी है दोनों में काफी डिफरेंस होता है, और इवन बाद में जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं उसके प्रॉपर्टीज बेटर हो जाते हैं कहीं ना कहीं पहले वाले के कंपैरिजन में। ठीक, समझ में आया इंटरस्टिशियल स्पेस किसे कहते हैं और इंटरस्टिशियल कंपाउंड किसे कहते हैं। बस इन इंटरस्टिशियल स्पेस जो है ना, वो खाली जो जगह है वाइड जो है, उसमें आकर के हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन के जो एटम है, स्मॉल एटम्स हैं, वो आकर के क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं। ठीक, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल compounds, those which small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen, boron are trapped inside crystal lattice of matter। ठीक है, ये हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म व्हेन अ स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ एटम। ठीक, अब जो क्रिस्टल लैटिस एटम होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन स्टेक्योमेट्रिक होते हैं, और ना ही आयनिक होते और ना ही कोवैलेंट होते। ठीक है, नॉन स्टेक्योमेट्रिक का मतलब शायद आपको समझ में नहीं आता होगा, अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, दिस कंपाउंड्स आर नॉन स्टेक्योमेट्रिक stoichiometrics and neither ionic or nor covalent। ठीक,
नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि जो रेशियो है, ठीक है, जो रेशियो है इस डी ब्लॉक एलिमेंट के नंबर्स का और इस डी ब्लॉक एलिमेंट के नंबर का और ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो एटम आए हैं बाहर से उनका नंबर का रेशियो जो है ना वो कुछ इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम ले इसका एग्जांपल में होगा इसका TiC, टिटेनियम के साथ कार्बन, Mn4 नाइट्रोजन एंड Fe3H वेनेडियम के साथ हाइड्रोजन का 0.56, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का, ठीक है। तो ये तो हुआ डेफिनेशन और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का एग्जांपल। हमें इसमें जो इंपॉर्टेंट बात पढ़ना ये है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। जो प्योर कंपाउंड्स था हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट का, जो प्योर सॉलिड स्टेट में जो था उसका, और जब उसमें स्मॉल एटम उसके इंटरस्टिशियल स्पेस में जब आए हैं, ठीक है, तो जो फाइनली इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना है उसके प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं प्योर वाले के कंपैरिजन में। तो हमें अब पढ़ना है वो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, पहला प्रॉपर्टी, जब भी इस प्रकार के जब कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, स्मॉल एटम के इंटरस्टिशियल स्पेस में आने के बाद जो फाइनल हमारा कंपाउंड बनता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन द प्योर मेटल, ठीक है। जब भी इस प्रकार के जब कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, तो जो प्योर वाला था ना मेटल, उसके कंपैरिजन में इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो बने हैं फाइनली जब उसमें स्मॉल एटम जब एंटर किया इंटरस्टिशियल स्पेस में तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, साथ ही साथ इसका हार्डनेस भी इंक्रीज कर जाता है। दूसरा पॉइंट, दे आर वेरी हार्ड, they are very hard. Some borides approaches diamond in hardness. इसका हार्डनेस भी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, they are chemically, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है आपको डायरेक्ट, ठीक है। पहले इंटरस्टिशियल कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए दे सकता है, उसके बाद फिर उसका एग्जांपल और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक। इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट प्योर वाले से भी ज्यादा होता है, ठीक। दूसरा, इसका हार्डनेस जो है ना वो बहुत ही इंक्रीज कर जाता है, और कभी कभी कुछ बोराइड्स ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट जिसके इंटरस्टिशियल स्पेस में जब बोरॉन आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बोराइड्स, ठीक है। और उनका हार्डनेस जो है वो डायमंड की तरह भी हो जाता है, कभी कभी डायमंड जितना हार्ड होता है, कभी कभी कुछ बोराइड्स की जो हार्डनेस है लगभग उसके बराबर, डायमंड के बराबर हार्डनेस उसके अंदर आ जाती है जब इंटरस्टिशियल स्पेस में बोरॉन आता है तो, ठीक है।
तीसरा प्रॉपर्टी है दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी। हाँ, इसकी मेटालिक कंडक्टिविटी जो है वो ये रिटेन करता है, ठीक है, इसकी मेटालिक कंडक्टिविटी है वो लॉस नहीं होती है। और लास्ट जो है वो केमिकली इनर्ट होता है, ठीक, ये केमिकली इनर्ट होता है। जैसे आयरन को आप ओपन एयर में छोड़ दो तो एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, रस्टिंग शुरू हो जाती है, उसमें आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होने लगता है। बट जब उसमें जब हम मिक्स कर देते हैं कार्बन या नाइट्रोजन, उसके इंटरस्टिशियल स्पेस में जब वाइड में जब आ जाता है कार्बन और नाइट्रोजन, तो उसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है, राइट, उसकी रस्टिंग का प्रोसेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो थोड़ा कम रस्टिंग होगा उसमें, ठीक है, तो क्या होता है, केमिकली इनर्ट हो जाता है, ठीक। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एलॉय, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मिश्र धातु। यहां पे हम क्या कर रहे थे कि इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो कि इस एटम के कंपैरिजन में यहां पे जो स्पेस है, ठीक है, एटम के कंपैरिजन में ये स्पेस बहुत ही छोटा था जहां पे छोटे एलिमेंट्स आ रहे थे। बट अब हम क्या करेंगे कि ये जो एलिमेंट का जो साइज है, इसी के कंपेरेबल साइज का इस डी ब्लॉक एलिमेंट, सपोज ये कोई डी ब्लॉक एलिमेंट ए है, कोई दूसरा डी ब्लॉक एलिमेंट बी जिसका साइज अप्रॉक्स कंपेरेबल होगा इस ए के, इन दोनों को हम मिक्स करते हैं और जो होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, जिसे हम सॉलिड सॉल्यूशन भी कहते हैं क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलॉय, मिक्सचर ऑफ टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू डी ब्लॉक एलिमेंट इज नोन एज एलॉय, जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं। और उसका भी प्रॉपर्टी जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड की तरह, उसके भी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ए का इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी होगा वो और बी का इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी होगा वो, इन दोनों का प्रॉपर्टी जब दोनों का मिक्स करेंगे तो मिक्सर का प्रॉपर्टी से काफी डिफरेंट रहता है, ठीक है, मिक्सचर का जो प्रॉपर्टी है वो काफी बदल जाता है पहले वाले इंडिविजुअल प्योर स्टेट के कंपैरिजन में, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एलॉय। ठीक, नहीं पड़ेगा homogeneous mixture of two more metals. Known as alloy. Such alloy formed sweet. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एलॉय। इसमें हम इसमें क्या करते हैं, टू और मोर मेटल्स को आपस में मिक्स करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं हम, जिसे हम सॉलिड सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें खास बात यह है कि इसमें जो दोनों हम एटम यूज कर रहे हैं उनका जो मेटालिक रेडियस का डिफरेंस आएगा, ठीक है, मेटालिक रेडियस का जो डिफरेंस आएगा वो विद इन 15% रहना चाहिए, 15% से ज्यादा डिफरेंस नहीं रहना चाहिए दोनों के एटॉमिक रेडियस के बीच में, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एलॉय में याद रखना है। फर्स्ट थिंग, एलॉय इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है, जिसे हम सॉलिड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, और वो उन दोनों मेटल्स का मेटालिक रेडियस के बीच में डिफरेंस 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, विद इन 15% होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, एलॉय। आते हैं अब हम एग्जाम्पल पे, ठीक, एग्जाम्पल, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है इसका, आप लोगों ने गोल्ड का नाम तो सुना ही होगा, ठीक, गोल्ड जिसका जेवर बनाया जाता है, राइट, अंगूठी बनाई जाती है, चेन बनाया जाता है, ठीक।
तो जो गोल्ड होता है वो प्योर जो गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है, ठीक। और हम लोग जो गोल्ड यूज करते हैं जेवर बनाने के लिए वो प्योर गोल्ड नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, और ये क्या हमारा प्योर गोल्ड, और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। प्योर गोल्ड अगर आपको मैं दे दूं, ठीक है, तो हाथ में लेकर कस के अगर उसको आप दबाएंगे तो वो दब जाएगा, आपका हाथ का निशान उस गोल्ड के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, जो प्योर गोल्ड रहेगा उसमें, ठीक। ये क्या होता है? वेरी सॉफ्ट होता है, ठीक। अगर आप प्योर गोल्ड का अगर जेवर बनाते हैं, चेन बनाते हैं, राइट, अंगूठी बनाते हैं, तो वो कब आपके हाथ से खुल के गिर जाएगा, टूट के गिर जाएगा जमीन में, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, 25% कॉपर या सिल्वर, ठीक है, 25% कॉपर या सिल्वर इसमें ऐड कर देते हैं, और इसमें क्या रहता है हमारा 75% गोल्ड रहता है, AU गोल्ड। और ये कंप्लीटली जो है, ठीक है, ये जो कंप्लीटली है ये बनता है हमारा 18 कैरेट का 18 कैरेट गोल्ड, ठीक है, 18 कैरेट गोल्ड। और इसका जनरली इसी का उपयोग किया जाता है जेवर वगैरह बनाने में, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और हार्डनेस है वो प्योर वाले के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ठीक। melting point and hardness is more than pure gold, ठीक है। तो बात समझ में आई कि हम आखिर क्यों किसी एक मेटल में दूसरे मेटल को मिक्स करते हैं, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज को इनहांस किया जा सके, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज किया जा सके, जैसा हम चाह रहे वैसी प्रॉपर्टी उसमें डेवलप की जा सके, ठीक है। देखो गोल्ड के केस में क्या था, प्योर वाला गोल्ड को हम जेवर, प्योर वाला गोल्ड का यूज हम जेवर बनाने के लिए नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो जेवर बनाओगे कब टूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो उसमें हम 25% कॉपर या सिल्वर मिक्स कर देते हैं, और ये बनता है 18 कैरेट का गोल्ड, जिसका यूज हम जेवर बनाने में करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होता है। दूसरा हमें पढ़ना है फेरस, फेरस एलॉय, फेरस एलॉय। इसमें क्या होता है, इसमें आयरन एटम के साथ, ठीक है, इसमें आयरन एटम के साथ क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ठीक है, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, वेनेडियम, मैंगनीज, इन सब में से किसी एक को मिलाते हैं, और जो बनता है हमारा एलॉय उसे हम कहते हैं फेरस एलॉय, ठीक है। और इसके मदद से बहुत सारे स्टील्स बनाए जाते हैं। अब देखो इसमें हम आयरन में आखिर क्यों मिक्स कर रहे हैं इन दूसरे एलिमेंट्स को, दूसरे मेटल्स को। आयरन जो होता है वो प्योर आयरन को आप एटमॉस्फेयर में रखोगे ना, तो वो एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट करके वो उसमें रस्टिंग शुरू हो जाती है, उसमें जंग लगने लगता है, ठीक है। आयरन जो लोहा है वो खराब होने लगता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो घटने लगती है, ठीक है, उसकी मजबूती घटने लगती है। तो हम उसमें क्या करते हैं, कॉपर, ये टंगस्टन है, ठीक है, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, वेनेडियम या मैंगनीज में से में कोई भी एक उसमें मिला देते हैं, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाता है, उसकी रस्टिंग जो रस्टिंग होता है वो थोड़ा सा रुक जाता है, ठीक। इससे जो बनता है उसे हम कहते हैं स्टील या स्टेनलेस स्टील, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट ब्रास, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रास में कॉपर और जिंक को मिक्स किया जाता है, कॉपर और जिंक को मिक्स किया जाता है। और नेक्स्ट हमें एक लास्ट जो पढ़ना है वो है, लास्ट जो एग्जांपल बुक में भी दे रखा है वो है ब्रॉन्ज, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, डेफिनेशन और एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक। इसमें भी
कॉपर और टीन होता है इसमें, कॉपर प्लस टीन Sn। ठीक, तो ये था हमारा एलॉय, उसका ये है डेफिनेशन। ठीक, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। आते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पे, ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल है उनके ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्साइड्स जनरली होता है कोई भी एलिमेंट का, अगर हम ऑक्साइड की बात करके, ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर सपोज ए है, ठीक, इसका ऑक्साइड अगर मैं कहूं कि ए का ऑक्साइड, इसका मतलब ये है कि ये ए जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, इसकी जितनी कैपेसिटी है, एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, 2 के साथ कैपेसिटी है, 3 के साथ कैपेसिटी है, वो डिपेंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग टू, ठीक है, इसके ऑक्साइड्स बनते हैं। ऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजन के साथ उसकी बॉन्डिंग। ठीक है, तो जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में। एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स है वो मेटल होते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 वाला अल्कली मेटल एंड ग्रुप 2 वाला अल्कली अर्थ मेटल, तो वो दोनों के दोनों मेटल होते हैं। ठीक, और पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल होते हैं। ठीक, तो जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली हमारे होते हैं बेसिक इन नेचर, और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, एसिडिक और बेसिक, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। ठीक है, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक, तो हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट में जो ट्रांजिशन मेटल है उनके ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ना है, और उसमें भी हमें 2 ऑक्साइड्स के बारे में स्पेशली पढ़ना है। पहला है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और दूसरा है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक है, इन दोनों ऑक्साइड्स के बारे में हमें अपने इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहला पोटेशियम डाइक्रोमेट से। पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। ठीक, K2Cr2O7। सबसे पहले हम इसका सिंथेसिस पढ़ेंगे, आखिर इसको बनाते कैसे। ठीक, तो देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है K2Cr2O7 है, इसे बनाया जाता है क्रोमेट से। ठीक है, क्रोमेट एक और होता है जो कि नेचुरली धरती के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ठीक, इसे बनाया जाता है FeCrO4। ये एक और होता है, ये क्या हमारा और, जिसे हम कहते हैं क्रोमाइट। ठीक, इसे हम क्या करते हैं, इस क्रोमाइट को सबसे पहले बेस के साथ इसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, सोडियम इसे बेस के साथ ट्रीट किया जाता है, उसके बाद इसे बनता है सबसे पहले ये पोटेशियम क्रोमेट। ठीक, और उसके बाद फिर हम इसे फर्दर इसे हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये बन जाता है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक, तो हम पहले इसका सिंथेसिस पढ़ेंगे, सिंथेसिस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक, इसे बनाया जाता है FeCrO4 से। ये एक और है जिसे हम कहते हैं क्रोमाइट। ठीक, क्रोमाइट। सबसे पहले हम क्रोमाइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं। सबसे पहले हम पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं बनाएंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने से पहले हम इसे सोडियम डाइक्रोमेट बनाते हैं, और फिर उसे बाद में पोटेशियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करके पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो थोड़ा सा सॉल्युबल नहीं होता है। जब हम इसका सिंथेसिस करेंगे, ठीक है, डाइक्रोमेट का, तो उसे जब हमें डिसॉल्व करना रहेगा ना, तो पोटेशियम इजीली डिसॉल्व नहीं होता है, बट सोडियम इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसे सोडियम डाइक्रोमेट इससे पहले बनाएंगे, और उसके बाद फिर उसे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो रिएक्शन होता है FeCrO4, इसको हम सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक, इसे हम सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये बनाता है हमारा सोडियम Na2CrO4। ठीक, सोडियम क्रोमेट। ठीक है, और साथ में 2O3 प्लस
8CO2। ठीक, ये इसका रिएक्शन है, सिंथेसिस का रिएक्शन है। सबसे पहले जो और हमारा क्रोमाइट है, ठीक है, आयरन क्रोमाइट, इसको हम पहले सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं। यहां से हमें जो मिलता है ये हमारा सोडियम क्रोमेट, ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट नहीं, ये सोडियम क्रोमेट है, ठीक, सोडियम क्रोमेट, ठीक, जो कि येलो इन कलर होता है, ठीक। फिर इसको यहां से हम सेपरेट करके उसको फिर से एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। H2SO4 को हम H2SO4 को एज एसिड हम यूज करते हैं। एसिड के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या, हमारा सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, जो कि ऑरेंज इन कलर होता है, ठीक है, जो कि ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अब इस सोडियम डाइक्रोमेट को, हाँ, यही प्रॉब्लम होती है पोटेशियम के साथ में। अगर यदि यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट बना दिया होता तो इस रिएक्शन में जब जब हमें इसे डिसॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है वो आसानी से डिसॉल्व नहीं होता। बट सोडियम के केस में क्या होता है, ये आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए हम पहले सोडियम क्रोमेट बनाते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि जब इसे हम छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, ठंडा कर देंगे, तो ये क्रिस्टलाइज हो जाता है Na2Cr2O7 2H2O के फॉर्म में, ठीक, इस फॉर्म में ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, ठीक है। और फिर जब इसको हम ट्रीट करते हैं किससे, KCl से, तो हमें जो फाइनली चाहिए, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो बन जाता है Na2Cr2O प्लस KCl 2 मोल, तो ये बन जाता है K2Cr2O7 प्लस 2NaCl, ठीक है। हमें ये बनाना था जो कि हमें मिल गया, ठीक है। ये क्या क्या है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक। कैसे इसको सिंथेसाइज करते हैं, पहले जो क्रोमाइट है उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं, हमारे पास सोडियम क्रोमेट बनता है। उसको फिर जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिल जाता है सोडियम डाइक्रोमेट, और फिर इसे फाइनली हम KCl के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये बन जाता है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब यहाँ पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स आए हैं, वो है हमारा पहला है CrO4 2- और दूसरा है Cr2O7 2-, ठीक है। यही है ना, ये वाला और ये वाला। हम कैटायंस को हटा दे रहे हैं, सिर्फ एनायनिक पार्ट को ले रहे हैं, ठीक है। जो अल्कली मेटल है उसे हम हटा दे रहे हैं। ये हमारा क्रोमेट, ठीक, और ये हमारा डाइक्रोमेट, ठीक। होता ये है कि एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में ये जो क्रोमेट है ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है जब हम एसिड देते हैं तो, ठीक। और ये डाइक्रोमेट है, बेस के प्रेजेंस में ये डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम आप लोग याद रखना, ठीक है, इसका यूज भी होगा आगे, ठीक। तो ये था सिंथेसिस और इससे रिलेटेड ये इक्विलिब्रियम, ठीक। अब आते हैं हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के कुछ प्रॉपर्टीज पे और उसके स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है। K2Cr2O7, सबसे पहली बात कि इसका यूज जो है वो लेदर इंडस्ट्री में किया जाता है, ठीक है। इट इज वाइडली
यूज्ड इन इंडस्ट्री। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेदर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। सामने वाले किसी भी केमिकल स्पीसीज को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इट इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब ये सामने वाले को रिड्यूस कर रहा होगा, सॉरी सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा और खुद रिड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, और रिडक्शन कब होता है? जब कोई भी केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, तो जो इसका केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जब काम करता है, तो उसके लिए जो केमिकल रिएक्शन होता है वो ये है Cr2O7 2-। ठीक है, हम इसके साथ जो केटायन है उसे हम यहां पे नहीं लिख रहे हैं, +14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है 2Cr3+ में और +7H2O में। ठीक, देखो हो ये क्या रहा है यहां पे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो ये रिड्यूस होगा खुद और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, और ये जब रिड्यूस होगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यहां पे आप अगर यदि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को काउंट करोगे तो आपको यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मिलेगा +6। ठीक, और यहां पे कन्वर्ट हो जा रहा है +3 में। हो क्या रहा है यहां पे? इसका रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के वो +3 में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, +6 से +3 में कन्वर्ट हो जा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आया, ये खुद रिड्यूस हो रहा है, सामने वाले से को ऑक्सीडाइज कर रहा है। जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे, ठीक है, तो ये डाइक्रोमेट जो है आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को टैप कर लेगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक केमिकल रिएक्शन जो बुक में भी दे रखा है एग्जाम्पल, मैं उसे देता हूं। ठीक, I- और ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा 3I2 में 6। ठीक है, देखो यहां हो क्या रहा है, आयोडीन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहां पे आयोडीन जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक, साथ में ये यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। जैसे ही हम इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट डालेंगे, वो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को, अगर यदि हम इसमें कुछ नहीं डालते हैं, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसमें अगर नहीं डालते हैं तो ये रिएक्शन होगा, बट इसका स्पीड बहुत ही स्लो होगा। आप समझ रहे हो? लेकिन जैसे ही हम इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट डालेंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, उसको ये बहुत ही तेजी से कंज्यूम करने लगेगा और खुद रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, उस रिएक्शन को आप यहां अगर चाहो तो लिख सकते हो दोबारा, क्या था? Cr2O7 2- +14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये बन रहा था 2Cr3+ + 7H2O में। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन इधर कैंसिल हो जाएगा, और जब इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा? Cr2O7 2- प्लस 6I- प्लस 14H+, ये बन जाएगा हमारा 3I2 प्लस 2Cr3+ प्लस 7H2O। ठीक, तो ये इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। एक और रिएक्शन है इसका ऐसा ही, दूसरा इसमें अगर हम लिखे तो SN2+, ये बन रहा है SN3+ में। ठीक है, हम इधर कितना ले रहे हैं? इसका 3 ले रहे हैं, और ये यहाँ 4+ में कन्वर्ट हो रहा है, SN4+ में, ये बन जाएगा यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, जैसे ही हम इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट डालेंगे, यहाँ पे जो ये वाला 6I- है, उसके जगह पे क्या आ जाएगा हमारा? 3SN2+। ठीक है, इस रिएक्शन को आगे कंप्लीट कर लोगे। और ऐसा ही एक और रिएक्शन था
वो है 6Fe2+ और ये कन्वर्ट हो रहा है 6Fe3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन में। ठीक, तो यही 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जैसे ही हम पोटेशियम डाइक्रोमेट डालेंगे वो 6 इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लेगा और इस रिएक्शन को आगे बहुत तेजी से बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट करता है। ठीक है, अब इस टॉपिक में ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का हमें स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। ठीक, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट का वो कभी कभी पूछ लेता है। Cr2O7 2-। ठीक, इसमें क्रोमियम एटम 2 हैं। ठीक है, इससे पहले अगर हम CrO4 2- का अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ ले तो फिर ये क्रोमेट है तो डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर पढ़ना काफी आसान हो जाएगा। बस एक और इसमें ला करके उसको ऐड कर देना। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है। माइनस और माइनस, ये जो दो निगेटिव चार्ज हैं वो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं। ठीक है, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहां से आपको मिलेगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा यहां से 3D क्या होता है 5N4S1, लेकिन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहां से 6 इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएंगे, 5 यहां से निकलेंगे, ये 0 हो जाएगा और एक यहां से निकलेगा, ये 0 हो जाएगा। डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है क्रोमेट का। अगर हम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, Cr2O7 2-। इसमें एक और क्रोमियम आया है और 3 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आया है। तो सबसे पहले हम क्रोमेट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे माइनस, ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन पे यहां माइनस नहीं आएगा, ऑक्सीजन। ठीक, एक ऑक्सीजन इसके बीच में ब्रिज की तरह काम करता है। ठीक, इन दोनों ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज है वो 2 निगेटिव चार्ज और ये 2 क्रोमियम एटम, बाकी 7 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ये था हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, इसका स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। ठीक, अगर इसमें से हम कीटायन को हटा दे, पोटेशियम को हटा दे, ये क्या बनेगा हमारा MnO4-। ठीक, एक पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर काउंटर नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट उसकी सिंथेसिस जो की जाती है वो पोटेशियम डाइऑक्साइड जो MnO2 से की जाती है। इसको सबसे पहले बेस के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KNO3, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनाता है हमारा वो K2MnO4, ये हमारा पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट। ठीक, और इस पोटेशियम मैंगनेट को फिर एसिड के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो हमें मिल जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट परमैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट। ठीक है, जो कि
पर्पल कलर का होता है। ठीक, पर्पल कलर का होता है। ठीक, और इसका ये दूसरा मेथड है सिंथेसिस का। Mn2+ को इसके साथ सल्फर के कंपाउंड जो है उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, हमें मिल जाता है यहां से सीधा पोटेशियम पर मैंगनेट। ठीक, यहाँ पे अगर हम पोटेशियम ले ले इसके साथ तो यहाँ पे हमें पोटेशियम आ जाएगा, यहाँ एनायनिक फॉर्म में है। ठीक है, तो हमारे पास ये पोटेशियम पर मैंगनेट का सिंथेसिस था। अब इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, MnO4-, हम यहाँ पे कीटायन को नहीं लिख रहे। ठीक, अगर यदि हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो क्या आएगा यहाँ से +7। Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप तो मिलेगा 3d0 and 4s0। ठीक, 4s0 होता कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d5 और 4s2 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकालने पड़ेंगे। ठीक, तो ये जो 5 है वो 0 हो जाएगा और 4s0। ठीक है, तो इसमें डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, और ये हमारा होता है क्या, डायामैग्नेटिक होता है। ठीक, डायामैग्नेटिक होता है, इसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, और इसीलिए इसका जो कलर है एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस पर्पल कलर ये दिखाता है, ये शो करता है, पर्पल कलर होता है इसका। ठीक है, और उसका रीजन जो है वो है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, ये कलर इसका क्यों होता है, LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, जब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड है वहां से इलेक्ट्रॉन मेटल के वैकेंट इलेक्ट्रॉन में जब जाएंगे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जिस वेवलेंथ का एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उसके करस्पॉन्डिंग, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर का जो लाइट रहेगा वो हमें दिखाई देगा, और जो कि होता है क्या, पर्पल कलर। ठीक है, ये है पोटेशियम पर मैंगनेट, जिसमें हमने पोटेशियम को नहीं लिखा है। ठीक, और दूसरा हमारे पास था ओनली मैंगनेट, MnO4₂-। ठीक, इसमें मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होता है हमारा, +6। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट कर लेना, +6। ठीक, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो R3d1 and 4s0। ठीक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में है जो कि अनपेयर्ड रहेगा, और ये होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक, ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, ये होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, समझ में आया। अब अगर सिमिलरली हम पीछे देखना चाहें यहां पे, ठीक है, तो जो क्रोमियम है इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। ठीक है, डी में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो होता है, जो क्रोमेट होता है, ठीक है, तो ये जो क्रोमेट है इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। तो इसमें होता क्या है, ये भी डायामैग्नेटिक होता है, ये भी क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। मैग्नेटिक होता है, और ये जो कलर शो कर रहा है वो भी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये कलर शो करता है। कलर ड्यू टू LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, और सेम इसके केस में भी होगा। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप अगर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 14 - 2, 12/2 6। ठीक है, इसका जो और इसका क्या होता है हमारा, इसमें होता है येलो कलर। ठीक, बट इसका जो ऑरेंज कलर होता है उसका रीजन भी जो है वो क्या है, LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, ठीक, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक, अब अगर इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखना चाहें यहाँ पे, MnO4- का, ये क्या है हमारा, परमैंगनेट, पहला वाला। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मैंगनीज के साथ बॉन्ड बना दो, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है ना, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और बाकी जो 2 ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ मैंगनीज के साथ अटैच रहेंगे।
ठीक है, ठीक। और इसके केस में क्या हो जाएगा, ये था हमारा पर मैग्नेट, लेकिन मैग्नेट के केस में क्या होगा, यहां पे Mn माइनस और माइनस, दो नेगेटिव, दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी, जैसा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, पोटेशियम पर मैग्नेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसका जो रिएक्शन होगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा MnO4 माइनस ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की तरह पोटेशियम पर मैग्नेट जो है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। और ये इसके 3 रिएक्शन होते हैं। अगर पहली बात की पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट की तरह पोटेशियम पर मैग्नेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, बट पोटेशियम पर मैग्नेट का जो रिएक्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जो काम करता है वो काफी ज्यादा डिपेंड करता है किस पे, एसिड कंसंट्रेशन पे। एसिड का जो कंसंट्रेशन है, ठीक, द रिएक्शन ऑफ is depend on the concentration of acid। देख रहे हो, जहां पे ज्यादा एसिड है, ठीक है, जहां पे एसिड का अमाउंट ज्यादा है वहां पे जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और जब प्रोडक्ट बना रहा है फाइनली, वो क्या बना रहा है हमारा Mn2+। इससे थोड़ा सा कम जहां पे एसिड है वहां पे जो प्रोडक्ट बना रहा है ऑक्सीडाइज करने के बाद वो MnO2, ठीक है। और जहां पे एसिड की मात्रा बहुत ही कम है वहां पर वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और MnO4- से MnO4 यहां पे पर मैग्नेट से यहां पे मैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन है। अब जैसे इसको मैं अगर इंप्लीमेंट करूं, पीछे जो एग्जांपल मैंने लिया था क्या हो रहा था पीछे में कि I- जो है वो I2 में कन्वर्ट हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे 5 ले लूं तो ये 5/2 हो जाएगा और साथ में 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था। 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में एक्सेप्ट कर रहा है तो हम इस रिएक्शन को वहां पे लगा देंगे, फाइनली हमें अपना जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो मिल जाएगा, ठीक है। MnO4- प्लस 8 हाइड्रोजन H+ एंड 5 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना रहा है हमारा Mn2+ प्लस 4H2O, ठीक। 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले रिएक्शन में रिलीज हो रहा है, ये 5 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और जब इसको जोड़ देंगे हम तो हमें फाइनल रिएक्शन मिल जाएगा इसका। MnO4- प्लस 5I8H+, ठीक है। Mn2+ प्लस 4H2O प्लस 5/2 I2, ठीक। और इसी तरह से कई सारे केमिकल रिएक्शन बुक में भी दे रखे हैं, ठीक है, काफी इजी है, ठीक। आपको बस एक बार ध्यान लगाना है, जो केमिकल रिएक्शन दे रखे हैं उसमें ये, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है उसे आपको देखना है और फिर उसके साथ फिट करना है और इस तरह से समीशन के फॉर्म में आपको लिख लेना है, ठीक।
ठीक है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट वाले में भी कुछ रिएक्शन और भी बुक में दे रखे हैं, मैंने सब यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। तो बाकी जो रिएक्शन अभी छूट रहे हैं वो आप वहां से खुद से कवर कर लेना, ठीक है। बुक को एक बार पढ़ लेना, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, और जो दिक्कत होगा वो बाद में हमसे पूछ लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।